Hello students, Namaste. Our chapter 3rd electrochemistry is going on in this topic. In this chapter, our topic is standard hydrogen electrode and Gibbs free energy. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और गिब्स फ्री एनर्जी को आज इस टॉपिक में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करेंगे। आप एक चीज को ध्यान से सुनो कि किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, किसी एक इलेक्ट्रोड है और उस इलेक्ट्रोड का हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, तो उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमको एक दूसरे इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है और वो इलेक्ट्रोड ऐसा होना चाहिए जिसका पोटेंशियल हमको ऑलरेडी नोन है, जिसका पोटेंशियल हम ऑलरेडी जानते हैं। जैसे अगर ये कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको मेजर करना है, ये इलेक्ट्रोड है, जैसे मान लिया मैंने ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मेजर करना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमको एक ऐसे इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, या ऑलरेडी जिसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नोन है, वो निकला हुआ है। जैसे अगर इसका हमको निकालना है तो यहाँ पर हम एक ऐसे इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे और इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ऑलरेडी नॉन है, इसको मतलब पहले से ही जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है, ठीक है ना। तो इसकी हेल्प लेंगे तो हम इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इजी वे में निकाल सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए जिस इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हो, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जिस इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हो उस इलेक्ट्रोड का यूज जो कर रहे हो उसका पोटेंशियल ऑलरेडी नोन है, ऑलरेडी उसका पोटेंशियल आप लोग जानते हो, तो उसका यूज कर रहे हैं तो उसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहेंगे। दोबारा से बोल रहा हूं, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करने के लिए, जैसे ये इलेक्ट्रोड है, इसका पोटेंशियल मेजर करना है, इसका मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमें ऐसे इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलरेडी नोन है, ऑलरेडी हम इसको जानते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ आ रही है बात? दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अगर हमको निकालना है तो अकेले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते, तो उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए हमको एक ऐसे इलेक्ट्रोड का यूज करना पड़ता है जिसका पोटेंशियल ऑलरेडी नोन है, और ऐसे इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्लियर? अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड की फॉर्म में हम किसका यूज करें कि इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमको मेजर हो जाए? तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की फॉर्म में हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। किसका यूज करते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। क्लियर? समझ आ गई? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं तो मान लो इसको जो शॉर्ट में बोलते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मान लेते हैं कि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका पोटेंशियल ऑलरेडी नोन होता है। और ये मैं आपको बता देता हूं कि एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्टों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उसका जो पोटेंशियल है उसको मान लिया गया है क्या? 0। इसके पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या मान लिया गया है? 0। इट मीन्स आपको इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ऑलरेडी नोन है। अब इसका यूज करके हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कि इसका आउटर सर्किट कंप्लीट करो,
ठीक है ना। इसका आउटर सर्किट कंप्लीट कर देंगे और इनर सर्किट भी कंप्लीट कर देंगे स्लॉट पीस लगाकर। क्लियर। अब हम पूरे सेल का पोटेंशियल ईएमएफ निकाल लेते हैं। ई सेल यानी कि सेल का ईएमएफ निकाल लेते हैं। कंप्लीट सेल का ईएमएफ आ जाएगा आपके पास, जिसको ई सेल बोलते हैं। ईएमएफ आ जाएगा माना ये आ गया 0.76 वोल्ट, ठीक है ना। और एसएचई का क्या है 0। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो कहां से होगा, एसएचई से इलेक्ट्रोड की तरफ होगा। कहां से कहां होगा, एसएचई से इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये तो ऐसे किसका काम कर रहा है, एनोड का, सॉरी कैथोड का। ये किसका काम कर रहा है, कैथोड का। और ये जिंक इलेक्ट्रोड किसका काम कर रहा है, एनोड का। तो अब आप अपना फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये फॉर्मूला लगा देंगे ना। इसका कितना है 76 वोल्ट इक्वल टू कैथोड का कितना है 0 और इसका आपको निकालना है ई एनोड। बताया कितना आ गया, तो एनोड का जो पोटेंशियल आ गया वो कितना आ गया -0.76 वोल्ट मीटर हो सकता है ना इस तरह से, ठीक है ना। तो हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस प्रकार से मीटर कर सकते हैं, उसके लिए हम एक ऐसे इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको ऑलरेडी नॉन है और उसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और ऐसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड की फॉर्म में हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं जिसको शॉर्ट में एसएचई बोलते हैं। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कितना नॉन है 0 मान लिया गया है। अब इसका यूज करके इसका पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो आपको सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा, सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा ना। सर्किट कंप्लीट करते हैं तो आपको ये भी पता लगना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस तरफ से किस तरफ फ्लो हो रहा है। ये इस तरह से इस तरफ आता है, SH2 जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहा है। तो ये तो कैथोड की फॉर्म में काम करेगा और ये एनोड की तरह काम करेगा। अब आप इस सेल का ईएमएफ निकाल लो। सेल का क्या निकाल सकते हैं हम, ईएमएफ। सेल का ईएमएफ अगर इतना आया, माना है ये मैंने इमेजिन किया है, माना अगर सेल का ईएमएफ इतना आया तो हम ईजीबी में जिंक इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड है उसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईजीबी में मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है इसको यहाँ पर हम चेक करते हैं। देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको SHG भी बोलते हैं, तो ये क्या होता है, इसका मैं फिगर आपको बनाता हूँ और इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन आप लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एक कंटेनर होता है, ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन फिल होता है। इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन को फिल कर दिया और सॉल्यूशन है ये HCl का सॉल्यूशन फिल है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो नाम पर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है ना ये, तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कैसी होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो ये यहाँ पर जो HCl एसिड की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, मोलारिटी कितनी है 1 है। कितनी ले ली हमने 1 है। अब भाई साहब इसके अंदर आप क्या करते हैं कि एक ग्लास ट्यूब रखते हैं और ऐसी ग्लास ट्यूब रखते हैं जो नीचे से तो ओपन है और ऊपर से पैक है, ठीक है ना। ये ग्लास ट्यूब यहां से इसका ये हिस्सा खुला होता है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक प्लेटिनम का वायर फ्यूज होता है और इस प्लेटिनम के वायर से एक रेक्टेंगुलर प्लेटिनम पीस यहां पर लटका रहता है। क्लियर, ओके। ये क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेटिनम पीस, आयताकार प्लेटिनम का टुकड़ा है और ये प्लेटिनम वायर है। इस प्लेटिनम वायर से इसके अंदर फ्यूज है। ये जो ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर मरकरी को फिल किया जाता है। किसको फिल किया जाता है, मरकरी को, ठीक है ना। यहां से
इसके अंदर हाइड्रोजन गैस पास की जाती है 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर की हाइड्रोजन गैस यहाँ से इसके अंदर पास की जाती है। तो हाइड्रोजन गैस इसके अंदर आ जाती है। तो कुछ हाइड्रोजन गैस को तो प्लेटिनम की जो है फॉयल है ये एब्जॉर्ब कर लेती है, और एक्सेस अमाउंट में जो हाइड्रोजन होती है वो बबल्स की फॉर्म में कंटेनर से आउट हो जाती है। समझ आ रही है ना बात? ठीक है ना? ये क्या है? बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना? और ये क्या है बेटा? रेक्टेंगुलर प्लेटिनम पीस। ठीक है ना? ये क्या है? प्लेटिनम बार। और ये ग्लास ट्यूब। तो ये फिगर हो गया किसका? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मेजर करने का। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या हो गया? फिगर हो गया। ठीक है? ओके भाई साहब, अब देखो आपने जिस तरह से इस फिगर को फॉर्म किया है इसी तरह से आपको ये नोट करना है। कंटेनर लिया है, कंटेनर के अंदर आपने 1m HCl सॉल्यूशन को फिल कर दिया है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड निकालना है तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को क्या रखना है? कंसंट्रेशन को क्या रखना है? फिक्स रखना है। 1m इसकी मोलरिटी कितनी लेनी है? 1m। ठीक है ना? तो 1m मोलरिटी वाले सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वही तो स्टैंडर्ड होगा। डेफिनेशन लिख चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो में। तो 1m HCl सॉल्यूशन इसके अंदर फिल कर दिया। अब इसके अंदर हमने ग्लास ट्यूब को रखा है उल्टा। ये ग्लास ट्यूब नीचे से कैसी है? ओपन है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक प्लेटिनम वायर को फ्यूज किया है। प्लेटिनम वायर से हमने एक रेक्टेंगुलर प्लेटिनम पीस को हैंग कर दिया है। इस ट्यूब के अंदर मरकरी भरा होता है जिससे इसके इलेक्ट्रोड कंप्लीट हो जाए, और इस ट्यूब के अंदर हम हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर पास करते हैं। ठीक है ना? जब आप हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर पास करते हैं तो ये गैस कुछ अमाउंट में तो इस प्लेटिनम फॉयल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और जो एक्सेस अमाउंट की हाइड्रोजन होती है वो बबल्स की फॉर्म में इस कंटेनर से आउट हो जाती है। क्लियर है? नोट करें तो देखो, अकॉर्डिंग टू फिगर there is a rectangular piece of platinum. There is a rectangular platinum piece of which is fused with platinum wire, which is fused with platinum wire in a glass tube. ठीक है ना? रेक्टेंगुलर प्लेटिनम वायर है, किसके द्वारा फ्यूज है? वो सॉलिड पीस है, किसके द्वारा फ्यूज है? किसके द्वारा लटका हुआ है? प्लेटिनम वायर के द्वारा। किसके अंदर? ग्लास ट्यूब के अंदर। ये लिख रहा है ना? A conducting wire is dipped in a tube filled with mercury. A conducting wire is dipped. एक कंडक्टिंग वायर को डिप्ट किया जाता है इन ट्यूब फिल्ड विद मरकरी। फिल्ड विद मरकरी। देखो एक कंडक्टिंग वायर यही है प्लेटिनम का। ठीक है ना? यहाँ तो प्लेटिनम के वायर के बारे में पूरा लिख दिया, लेकिन इसके बाद फिर बताएंगे जो कंडक्टिंग वायर है ये Hg से भरी हुई, इसके अंदर Hg भरा होता है थोड़ा बहुत, यानी कि मरकरी भरा होता है, और उसके अंदर एक कंडक्टिंग वायर क्या है?
डिप्ड है, ठीक है ना। आगे लिखते हैं, दिस प्लेटिनम फॉइल इज क्लोज्ड इन ग्लास ट्यूब, दिस प्लेटिनम पीस इज क्लोज्ड, ये जो प्लेटिनम पीस है कहां पर बन रहा है, ग्लास ट्यूब में, इन ए ग्लास ट्यूब। भाई ग्लास ट्यूब के अंदर बंद है ना, ये इस सॉल्यूशन के अंदर थोड़ी ओपनली है, विच ओपन्स, किसके बारे में लिख रहा हूं मैं, ग्लास ट्यूब के बारे में लिख रहा हूं, विच इज ओपन्ड टुवर्ड्स लोअर एंड, which is opened towards lower end, जो निचले सिरे पर कैसी है, खुली है। ये जो देखो प्लेटिनम पीस जिस ट्यूब के अंदर बंद है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर बंद है, इसका निचला हिस्सा कैसा है, खुला है, निचला हिस्सा कैसा है, खुला है। S2 gas is passed in it at 1 atmospheric pressure. अब S2 gas is passed in it at 1 atmospheric pressure, या एपेटस के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, 1 atm प्रेशर के हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, पास करेंगे, which is absorbed by platinum piece। इस H2 गैस को कौन एब्जॉर्ब करेगा, absorbs by platinum piece। तो अभी आपको मैंने बताया था कि कुछ हाइड्रोजन गैस को तो कौन एब्जॉर्ब करेगा, प्लेटिनम पीस, और एक्सेस अमाउंट में जो बचेगी उसको क्या करोगा, वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। And extra H2 is eliminated in the form of bubbles, and extra H2 gas eliminated in the form of bubbles। बबल्स की फॉर्म में ये यहां से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। अब क्या रह गया है, अब रह गया देखो 1mHCl सॉल्यूशन filled in HCl solution filled in apparatus। अब देखो इलेक्ट्रोड पोर्ट, देखा आपने सॉल्यूशन भर दिया था 1m apparatus के अंदर, और ये आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया ही था कि SHG का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको मेजर किया गया है साइंटिस्टों के द्वारा, और वो कितना होता है बच्चों, वो होता है 0। तो ये हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने देख लिया। अब देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं छोटा सा, और उस एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि इसका किस तरह से हम यूज करते हैं, और यूज करके कैसे हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट में आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया था, उस एग्जांपल को हम ढंग से लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलो हम लिखते हैं इसका एग्जांपल। चलो एक इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करते हैं इसकी हेल्प से। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोट कर रहा हूं मैं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, तो जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मेजरमेंट करना है।
ठीक है ना। और मेजरमेंट करना है किससे, बाय विद द हेल्प ऑफ SHG की सहायता से आपको जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना है। तो देखो बेटा इसके लिए क्या करेंगे, अभी मैंने आपको एक डायग्राम में एक्सप्लेन किया था, जो फर्स्ट में आपको बताया था। देखो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पर क्या ले लें, जिंक इलेक्ट्रोड बना दो, ठीक है ना। ये जिंक का इलेक्ट्रोड ले लें, और जिंक इलेक्ट्रोड को आप किसके अंदर डिप करोगे, जिंक सॉल्यूशन के अंदर, जिंक सॉल्यूशन के अंदर डिप करोगे, ठीक है। ZnSO4 सॉल्यूशन, और ये हो गया आपके पास जिंक इलेक्ट्रोड, ओके। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको मेजर करना है। हेल्प किसकी लेनी है, SH की, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। तो देखो SH बना लेते हैं, SH बना दो फटाफट से। डायग्राम बिल्कुल लर्न हो जाना चाहिए आपके। यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लेटिनम फॉयल और ये प्लेटिनम वायर, ठीक है। यहाँ से क्या पास कर दोगे, H2 गैस, कितने एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। ये क्या है, 1NaHCl सॉल्यूशन इसके अंदर हमने फिल कर दिया। ये क्या है बेटा, ग्लास ट्यूब, क्लियर है ना। ये प्लेटिनम वायर, ठीक है ना। और ये क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेटिनम फॉयल। फॉयल कह दो चाहे पीस कह दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। अब देखिए भाई साहब, अब अगर हमको इस जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है और हेल्प लेनी है SH की, तो क्या करेंगे भाई, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का हमको सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आउटर सर्किट कंप्लीट करते थे, दोनों का क्या कर दिया हमने, आउटर सर्किट कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। दोनों का आउटर सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब आउटर सर्किट अगर आपने कंप्लीट कर दिया है तो नीचे क्या लगा दोगे बेटा, यहाँ पर क्या लगा दोगे आप, शार्ट ब्रिज लगा दो। ये क्या करेगा, शार्ट ब्रिज इनर सर्किट को कंप्लीट करेगा। किसको कंप्लीट करेगा, इनर सर्किट को, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिगर फॉर्म करना है। अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह से इसका पोटेंशियल मेजर करना है, ठीक है भाई साहब। अब देखिए भाई साहब, जो SHG और जिंक इलेक्ट्रोड दोनों को गौर से देखिए, और दोनों में हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो आउटर सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जो पास होता है वो कहां से कहां होता है। इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो होता है बेटा करंट। इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां पास हो रहा है बताओ, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है SHG तो जिंक रॉड, SHG से जिंक रॉड की तरफ इलेक्ट्रिक करंट आउटर सर्किट के अंदर पास हो रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरफ होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा जिंक इलेक्ट्रोड से SH की तरफ। और ये बात हम जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, इस चीज को हम जानते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पर करंट फ्लो की डायरेक्शन आपको पता लग गई कि करंट कहाँ से कहाँ बह रहा है। और अगर जैसे आप लोग ये सोचते हो सर हमको कैसे पता लगा कि करंट इधर से इधर जा रहा है, तो इसका पता लगाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि इस जो कनेक्टिंग वायर है ना, ये इस कनेक्टिंग वायर में आप कहीं भी एक अमीटर ऐड कर दो, अमीटर को कनेक्ट कर दो, और अमीटर जो होता है वो आपको डायरेक्शन बता देगा कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरफ से किस तरफ जा रहा है। ठीक है ना। लिख दो मैं, ज्यादा ध्यान दे तुमने। विद द हेल्प ऑफ अमीटर determine the direction of current। ये सिर्फ आपको ध्यान रखने की बातें नोट कर रहा हूं मैं, इसका आंसर थोड़ी लिखा है अभी मैंने। ये आपको बस ध्यान रखनी है क्या क्या कर रहा है मैं, क्या क्या चीज क्या क्या घटना इसके अंदर घटित हो रही है। तो पता लग गया हमको कि इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पास हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है उसको मेजर करने के लिए हमने क्या किया है, अमीटर की हेल्प से इसकी डायरेक्शन को क्या कर लिया हमने, मेजर कर लिया है। क्लियर है। तो अब मेरे को बताओ यहाँ ये जो SHE है ये किसका काम करेगा और जिंक इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा। अभी हमने इसमें कैथोड एनोड थोड़ी बनाए हैं। तो देखो अगर करंट SHE से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है तो इट मींस जिंक इलेक्ट्रोड से SHE की तरफ क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, जा रहे कि ना जा रहे। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। कैसा सेल है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, जो मेटल कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं वो कौन सा इलेक्ट्रोड फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं हम, एनोड। क्या फॉर्म करते हैं, एनोड फॉर्म करते हैं, क्योंकि इसमें एनोड कैथोड अपोजिट होते हैं ना। तो ये तो क्या बन गया बेटा, एनोड। क्लियर। जिंक रॉड तो किसका काम करेगा, एनोड का, और SHE किसका काम करेगा, कैथोड। ठीक है। SHE किसका काम कर रहा है, कैथोड का। तो अब हम क्या करते हैं भाई साहब, इसका हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो सेल कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है कि ये जो सेल बन गया है, सबसे पहले तो इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप निकालिए। सेल का क्या निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि EMF निकालना है। अब इस सेल का अगर EMF निकालना है तो किसकी सहायता से निकालोगे EMF, बताओ। EMF मेजर करने के लिए किस एपरेटस का यूज करते हो, पोटेंशियोमीटर का। किसका यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम सेल का EMF निकालते हैं, यानी कि ई सेल, इसको निकालना है ना, इसी को तो निकालना है ई सेल को। तो ई सेल क्या है, सेल का EMF होता है, और सेल का EMF निकालने के लिए कहां से निकालते हैं हम, आउटर सर्किट में निकालेंगे ना। EMF किससे निकालते हैं, आउटर सर्किट से निकालते हैं। और आउटर सर्किट कैसी कंडीशन में है, जब ओपन कंडीशन में, ओपन कंडीशन में यानी सेल अभी काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले इसका क्या निकाल लेते हो आप, EMF निकाल लेते हो। EMF इसका निकाल लिया, इसका EMF आ गया आपके पास। क्लियर। जब सेल का EMF आपके पास आ गया, SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास है, तो आराम से जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं निकल सकता, निकल जाएगा ना। ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालते हैं, चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर द सेल पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल मीटर। मैं इधर नोट कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल measure the EMF of cell with the
पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले तो आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से क्या करोगे, ईएमएफ निकाल दोगे। किसका? सेल का। अरे ईएमएफ को सेल पोटेंशियल बोल सकते हैं ना। ईएमएफ और सेल पोटेंशियल एक ही बात है, समझ में आ रही है ना। चाहे सेल पोटेंशियल बोल दो चाहे ईएमएफ बोल दो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ही बात होती है। और पोटेंशियोमीटर के द्वारा इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर मान लें हम सपोज EMF of cell obtained is 0.76 वोल्ट। ये माना है मैंने, सपोज किया है, मान लिया। इसका EMF कितना आ गया हमारे पास सेल का? 0.76 वोल्ट आ गया, ठीक है ना। इन आउटर सर्किट ऑफ सेल, इन आउटर सर्किट ऑफ सेल इलेक्ट्रिक करंट flows from, इलेक्ट्रिक करंट कहां से फ्लो कर रहा है? फ्रॉम SHE टू जिंक इलेक्ट्रोड। आउटर सर्किट में करंट देख लो कहां तक फ्लो हो रहा है, SHE से कहां जा रहा है? जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ। तो अब बताइए आप लोग SHE किसका काम करेगा? चेक करो। Hence in this cell, तो hence in this cell SHE works as cathode, SHE works as cathode and zinc rod works एस एनोड। जिंक रॉड किसका काम करेगी? एनोड का। ये बात तो समझ आ रही है ना सबकी। जिंक रॉड एनोड का काम करेगी और SHE किसका काम करेगा? कैथोड का, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या? मेजरमेंट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, measurement of electrode potential of zinc electrode by following formula। फॉर्मूला क्या होता? पहले आपको बता चुके हैं, E सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। सॉरी, ये तो आपको पता ही है। कैथोड पॉजिटिव है, एनोड कैसा है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव में से नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप वैल्यूज रखिए, देखो ई सेल कितना मिला आपको? 76 वोल्ट इक्वल टू ई कैथोड, यानी कि SHE का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है? कितना है बताओ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0। कितना मानोगे? 0 माइनस E एनोड। तो बताओ कितना आ गया? E एनोड। E को जाओ कहीं पे जानो माइनस को, और E को आप कहीं पे जानो प्लस को, माइनस 0.76 वोल्ट। तो यहाँ पर आपने जिस जिंक इलेक्ट्रोड का यूज किया है उस जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट मेजर हो चुका है।
तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं SHE की हेल्प लेकर। ये बात आप ध्यान में रखना, कोई भी अकेले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप किसी भी सूरत में नहीं मेजर कर सकते। उसका पोटेंशियल मेजर करने के लिए आपको एक ऐसे इलेक्ट्रोड का यूज़ करना पड़ेगा जिसका पोटेंशियल ऑलरेडी नॉन है, और ऐसे ऑलरेडी नॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड की फॉर्म में हम यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ कर रहे हैं। आपने मैकेनिज्म यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर समझा था, और उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया है कि इसकी हेल्प से किस तरह से हम किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो फटाफट से इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। तो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। देखो, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? कोई सिस्टम है, सिस्टम कोई भी हो सकता है। सिस्टम जैसे कोई सेल है, ठीक है ना? कोई भी सेल है या फिर मैं खुद हूं, तो हम क्या है, एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। हम सब क्या है, एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। तो किसी भी सिस्टम में जो फ्री एनर्जी होती है, किसी भी सिस्टम के अंदर जो फ्री एनर्जी है, वो फ्री एनर्जी उसकी गिब्स फ्री एनर्जी कहलाती है। और ये जो फ्री एनर्जी होती है वो उसके वर्क को डन करने के काम में आती है। भाई, सिस्टम कोई ना कोई वर्क डन करेगा, और वर्क डन करने के लिए जो सिस्टम के पास फ्री एनर्जी है, अब वर्क डन, जैसे मैं एक सिस्टम हूं और मैं वर्क कर रहा हूं, जैसे मैं रेस्पिरेशन कर रहा हूं, एक्सक्रीशन कर रहा हूं, सर्कुलेशन कर रहा हूं, मैं मूवमेंट कर रहा हूं, इधर जा रहा हूं, उधर जा रहा हूं, जो भी मैं वर्क कर रहा हूं, तो मैं जिस एनर्जी का यूज कर रहा हूं वो मेरे लिए गिब्स फ्री एनर्जी है। समझ आ रही बात? जो भी एनर्जी का मैं यूज कर रहा हूं वो क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है। और मैं इस एनर्जी का यूज करके क्या कर रहा हूं? वर्क डन, कोई ना कोई वर्क कर रहा हूं। और वर्क तभी कर रहा हूं जब एनर्जी मेरे पास है, सिस्टम के पास एनर्जी है, तभी तो वो वर्क करता है। तो किसी भी सिस्टम की जो फ्री एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है? गिब्स फ्री एनर्जी। तो यहां पर नोट कर सकते हैं, फ्री एनर्जी इन एनी सिस्टम, फ्री एनर्जी इन एनी सिस्टम is called Gibbs free energy। ठीक है, किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो उसको क्या बोल सकते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। यदि किसी सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा तो वो किसको यूज करेगा? गिब्स फ्री एनर्जी को यूज करेगा। इफ एनी वर्क डन बाय सिस्टम, इफ एनी वर्क डन बाय सिस्टम, अगर सिस्टम के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, देन यूज्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो वो गिब्स फ्री एनर्जी को यूज करता है। अब देखो, यहां में आप लोग ये चीज ध्यान रखें, गिब्स जो है ना, ये तो साइंटिस्ट का नेम है। तो ये गिब्स नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इस बात को बताया था, तो उसने अपने नाम को इसके साथ ऐड कर दिया, फ्री एनर्जी। जो फ्री एनर्जी होती है उसकी बात की जा रही है। अब गिब्स साइंटिस्ट ने इस चीज को बताया था, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? गिब्स फ्री एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है ना?
तो कोई भी सिस्टम अगर काम करेगा तो वो किसको यूज करेगा? फ्री एनर्जी को यूज करेगा। जैसे मैं सिस्टम हूं और मैं कोई भी वर्क करूंगा तो जो फ्री एनर्जी मेरे पास है उसी का तो मैं यूज करूंगा, उसी का तो यूज होगा। कोई एनर्जी तो होता है नहीं कि हम बाहर से दूसरी जगह से ले लें। जो सिस्टम के पास फ्री एनर्जी ऑलरेडी है और उसका यूज करके वो कोई भी वर्क करेगा, वही उसकी क्या बोली जाएगी? गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है ना? हेंस वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम के द्वारा जो कार्य किया जाता है इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। इस लाइन को ढंग से समझ लो बेटा, इस लाइन को चेक करो, पढ़ो इसको एक बार कि वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो देखो वर्क डन क्या है? W, और चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी को डेल्टा G से डिनोट कर रहे हैं। भाई गिव्स फ्री एनर्जी को हम G से डिनोट करते हैं, लेकिन चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज क्यों? इनिशियल क्या थी और उसकी फाइनल क्या रही, तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी हो जाएगी। तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है वो किए गए कार्य के कैसी होती है? नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होती है। नेगेटिव वैल्यू की कैसी होती है? इक्वल होती है। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कोई सिस्टम है, इस सिस्टम के पास टोटल एनर्जी 50 जूल है। ठीक है? टोटल एनर्जी कितनी है इसके पास? 50 जूल है। अब इस सिस्टम ने 20 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर लिया। 20 जूल एनर्जी को क्या कर दिया इसने? कंज्यूम कर लिया। क्लियर? तो इसके पास जो रिमेन्स है, रिमेन्स एनर्जी कितनी रह गई? 30 जूल रहनी चाहिए ना। 20 जूल तो ये खर्च कर चुका है। अब सिस्टम के पास कितने बची है? 30 जूल। तो सिस्टम के द्वारा कार्य करने पर, वर्क डन करने पर कितनी एनर्जी को खर्च किया गया? 20 जूल को। क्लियर? अब इसके पास 20 जूल जब एक्सपेंड हो गई, वर्क डन कितना है? वर्क मतलब दोबारा समझो कि किसी सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितनी है? 50 जूल। ठीक है? वो सिस्टम 20 जूल वर्क करता है। ये ध्यान रखो, कितना वर्क करता है? 20 जूल का। वर्क की यूनिट जूल ही तो होती है। वो 20 जूल वर्क करता है। क्लियर? अब जब वो 20 जूल वर्क कर देता है तो उसकी 20 जूल एनर्जी कंज्यूम होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? कंज्यूम होनी चाहिए ना, क्योंकि वर्क डन उतना ही होगा जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। वर्क डन इज इक्वल टू कंज्यूम्ड एनर्जी, यही तो होता है। अब उसके पास अगर 20 जूल वर्क किया उसने तो रिमेन्स एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 30 जूल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? अब उसके पास एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 30 जूल होनी चाहिए ना। तो क्या करें? अब आप वर्क डालोगे तो W इक्वल टू, अब चेंज इन फ्री एनर्जी निकालो। आपके पास जो रिमेन्स एनर्जी है वो कितनी है? 30 जूल। और ये इनिशियल एनर्जी कितनी थी? 50 जूल। भाई फाइनल एनर्जी आपके पास कितनी है? 30 जूल जो बची हुई है। और इनिशियल एनर्जी कितनी थी आपके पास? 50 जूल। ये चेंज इन एनर्जी है। तो ये कितना आ गया आपका? आपका वर्क तो कितना है? 20 जूल का।
और ये चेंज कितना आ गया, -20 जूल। तो चेंज इन फ्री एनर्जी कितना आ गया, -20 जूल आ गया, कितना आ गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, है कि नहीं है बता, आते ना। तो नोट कर सकते हैं हम इसको, तो चलो इसको नोट कर सकते हैं। तो किसी भी सिस्टम के द्वारा अगर जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अगर कोई सिस्टम अगर आपने सिस्टम लिया क्या ऐसा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी पर काम कर रहा है, इफ सिस्टम वर्क्स एज इलेक्ट्रिक एनर्जी, वर्क्स एज इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो उसका जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, द वर्क डन इज कितना होना चाहिए बता, इलेक्ट्रिक एनर्जी में वर्क डन कितना होता है, W इक्वल टू VQ नहीं होता है क्या, W इक्वल टू VQ होता है ना भाई। कोई भी आप सेल ले लो, अब यहां पर मतलब सिस्टम की जगह क्या ले लिया हमने, सेल ले लिया, क्योंकि सेल के अंदर ही तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू कोई वर्क डन है। तो सिस्टम हमारा सेल है, तो सेल में जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल ही तो होता है। W बराबर क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ। क्लियर है ना। तो अब इफ W इक्वल टू VQ है, समझ आ रही बात, अगर W इक्वल टू VQ है तो VQ किसके इक्वल होता है, हो सकता है -Δg के, लिख सकते हैं ना, और VQ इक्वल टू -Δg लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि इस W की जगह पर मैंने क्या नोट कर दिया यहाँ पर, VQ, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी सेल के अंदर जो होती है उसमें जो वर्क डन होता है वो भी किसके इक्वल है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ चेंज इन फ्री एनर्जी, ठीक है ना। और अगर कोई सिस्टम, बिल्कुल आप क्या मान लेते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए मान लिया, अगर सिस्टम को आप बिल्कुल मान लो क्या, सेल मान लो, डायरेक्ट सिस्टम को डायरेक्ट क्या मान लो, सेल मान लो। तो किसी भी सेल का जब चार्ज आप निकालोगे तो वो क्या होता है, N फैराडे। सेल का चार्ज क्या होता है, N फैराडे होता है कि नहीं होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या होता है, फैराडे की वैल्यू पता है ना, 96,500 कूलम फैराडे की वैल्यू। तो Q इक्वल टू क्या होता है, N फैराडे। तो एंड जो सेल के लिए आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस को सेल के लिए क्या बोल सकते हो आप, EMF बोलते हो ना। अरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले हुए तो ई सेल नोट करते हो नहीं करते हो, तो V की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ई सेल, ठीक है ना। अब देखो वैल्यूज को रखते जाओ, वैल्यूज को क्या रख सकते हो, V की जगह पर तो ई सेल रखो, Q की जगह पर NF रखो, ठीक है ना। और NF ई सेल इक्वल टू -Δg, ये वैल्यू रख दी और ये आपके पास फॉर्मूला आ गया ना, ठीक है ना। या फिर आप इसको सीधा करके लिख दो, -Δg इक्वल टू NH ई सेल, ठीक है ना। और ये माइनस अपने तो बिल्कुल ले जाओ, ये भी माइनस का तो है इसकी भी, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के लिए आपका पास एक फॉर्मूला क्या गया, -NF ई सेल, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है देखो, लिख देता हूं मैं भले, N क्या है, हियर
n इक्वल टू, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उनके कितने मोल हैं, ठीक है ना। और F क्या है, फैराडे, और फैराडे की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, ध्यान रखियो 96,500 कूलम। सी, ये फैराडे की वैल्यू है, देख रही है ना नीचे, फैराडे की वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आपके पास ये फॉर्मूला गया, ध्यान रखना। अगर आपको सेल का ईएमएफ दे रखा है, सेल का क्या दे रखा है, ईएमएफ, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मोल्स दे रखे हैं, तो आप चेंज इन एनर्जी यहां से मेजर कर सकते हो। अगर ईएमएफ आपका स्टैंडर्ड है, यानी कि सेल जो आपने लिया है उस सेल की जो कंसंट्रेशन वो क्या है, सर्टेन है, 1n कंसंट्रेशन सेल पर अगर आपने वो लिया है, तो देखो स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, टू मेजर स्टैंडर्ड ईएमएफ। अब स्टैंडर्ड ईएमएफ को निकालेंगे आप, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये वाला फॉर्मूला लेंगे आप स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने के लिए, ठीक है ना। इस वाले फॉर्मूला को आप यूज करोगे। अब यहां पर देखो, मैं इसको नोट करिए आप, यहां पर एक दो बातें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखते हैं, और उन सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें उनको हमको कंफर्मली ध्यान में रखना है। क्लियर? देखो पहली चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, स्टार लगा के नोट कर रहा हूं मैं, इफ ईएमएफ ऑफ एनी सेल इज पॉजिटिव, अगर किसी सेल का ईएमएफ क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो यहां पर डेल जी की वैल्यू क्या आएगी, देन वैल्यू ऑफ डेल जी इज नेगेटिव, वैल्यू ऑफ डेल जी क्या है, नेगेटिव। और इस प्रकार का कोई सेल है जिसमें डेल जी नेगेटिव है और ईएमएफ पॉजिटिव है, तो वहां पर सेल के अंदर जो रिएक्शन है, सेल के अंदर जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। और वो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस, कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। यहां पर लिख सकता हूं, दिस सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड go to in forward direction, कौन सी दिशा में जाएगी, अगली दिशा में रिएक्शन, ठीक है ना, क्योंकि सेल के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमको ध्यान रखना पड़ेगा ना कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रही है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रही है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना होता है। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है अपने को, दूसरा स्टार लगा के नोट करते हैं, अगर ईएमएफ की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, इफ ईएमएफ ऑफ एनी सेल इज नेगेटिव, देन डेल जी इज क्या होगा, पॉजिटिव। तो उस स्थिति में चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कैसी आएगी, पॉजिटिव। अगर चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है, तो इट मीन्स उस सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है।
दिस सेल रिएक्शन इज नॉन spontaneous and नॉन स्पॉन्टेनियस है तो किस दिशा में जाएगी, गो टू इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वो इस दिशा में वापस आएगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ठीक है ना। और तीसरी चीज यहां पर नोट करते हैं बेटा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर सेल का ईएमएफ क्या है, 0 है, इफ ईएमएफ ऑफ सेल इज 0, अगर सेल का ईएमएफ क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि सेल के अंदर इक्विलिब्रियम आ चुका है, देयर इज ए इक्विलिब्रियम इन सेल। तो सेल के अंदर कौन सी स्टेट आ चुकी है, क्या स्टेब्लिश हो चुका है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है ना। तो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में आपको ये 3 पॉइंट्स को बहुत ही विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और देखो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले जो है आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, इसलिए हमको इनको भी ध्यान में रखना है। ये क्या है, डेल जी नॉट स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, और ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है ना, या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, क्लियर है ना। ये और एन नंबर ऑफ मोल्स फ्लो इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है, फैराडे, जिसकी वैल्यू क्या है 96,500। ओके, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने एसएचई को स्टडी किया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टडी किया है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं, उस चीज को भी हमने यहाँ पर स्टडी किया है, और गिब्स फ्री एनर्जी आपने यहाँ पर स्टडी की है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से प्रेजेंट होते हैं। ओके।